नाज़रीन, वेलकम टू द शो लाइव विद नादिया मिर्जा। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने बात करनी है उन जजेस को भेजे जाने वाले रेफरेंस के हवाले से और फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस के हवाले से भी मुख्तसर सी गुफ्तगू करेंगे और उसके टाइमिंग्स वगैरह के हवाले से ही बात करेंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं अपना प्रोग्राम बाकायदा तौर पर शुरू करूं, आज ये खबर नजर से गुजरी जिसमें मैं बताया गया कि एक पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल जो कि जिसका बाकायदा तौर पर इफ्तिताह किया था वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने, और उन्होंने कहा था कि आम शहरियों की रसाई होगी प्राइम मिनिस्टर हाउस और आम शहरियों की शिकायतों का अजाला करेगा अब प्राइम मिनिस्टर हाउस, और उसके मकसद के लिए ये ऐप लॉन्च की गई थी। आज ये खबर आई कि प्राइम मिनिस्टर के हुक्म पर 35,000 शिकायतों को दोबारा खोला गया है और ये शिकायतें वो थी जो इदारों की जानिब से ये कह दिया गया था कि इनको हल कर लिया गया। फिर शहरियों को मैसेजेस भी कर दिए गए थे कि आपकी शिकायतों को सुन लिया गया है, लेकिन शहरियों की तरफ से एक फीडबैक आया था कि उनकी वो मुतमईन नहीं है या उनकी शिकायतों को सुना नहीं गया। अच्छा, अब जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आई वो ये आई कि प्राइम मिनिस्टर हाउस से कि उन्होंने जो कंसर्न अथॉरिटीज हैं, जो डिपार्टमेंट्स हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको 14 डेज का मजीद टाइम दिया है। वैसे ये 41 का होता है, लेकिन 14 दिन का एक्सटेंड किया है टाइम को कि इन शिकायत का दोबारा से अजाला किया जाए। और पहले जिस तरह से फिर उन्होंने कहा कि तकरीबन 4,000 शिकायत को रिव्यू किया गया, जिनमें तकरीबन 4,000 में से 900 लोग ऐसे मिले जिनका आखिरी फीडबैक तो नेगेटिव था, यानी मनफी था। लेकिन रीओपन होने के बाद जब उनकी शिकायत का अजाला किया गया तो ये फीडबैक पॉजिटिव था। इसी तरह से FIA में जाली तरीके से इंक्वायरियां बंद करने का इंकशाफ पर वजीर आजम ने जो है वो सिटीजन पोर्टल पर शिकायत के हल की झूठी रिपोर्ट्स का जायजा लिया और फिर ये तमाम चीजें हुई। शिकायत का अजाला न करने वालों के खिलाफ भी FIA के गफलत बरतने वाले अफसरात के खिलाफ तहकीकात का हुक्म दिया। ये तमाम चीजें हमने डे टू डे अफेयर्स से ये देखे। अभी जो लेटेस्ट खबर है उसमें ये भी था कि फिर वजाहतें भी तलब की हैं, लेकिन मैंने अपने प्रोग्राम में ये बात की भी थी और कुछ जगहों पे भी की थी कि एक टेस्ट केस के तौर पर मैंने पर्सनली ऐप अपने सेल पे डाउनलोड करने के बाद उसमें एक शिकायत दर्ज की थी जो कि जेन्युइन शिकायत थी, वो कोई ड्रामा नहीं था। पार्किंग का इशू था इस्लामाबाद के सेक्टर, चाहे वो G8 हो गया, G9 हो गया, G8 हो गया, स्पेशली F10 हो गया, वहाँ पे पब्लिक पार्किंग जो होती है, जो मरकज के साइड पे होती है, वहाँ पे छोटी छोटी दुकानों पे शोरूम्स बने हुए हैं और उन शोरूम्स के जो मालिकान हैं उन्होंने ये तमाम जो पब्लिक पार्किंग की स्पेस है इसको उन्होंने इंक्रोचमेंट हुई हुई है, एक तरह से उसको उन्होंने एक्वायर किया हुआ है और तमाम गाड़ियां जो है वो वहां पर लगती है। वहां पे आने वाली जो आम आवाम है उनको अपनी गाड़ियां पार्क करने के लिए कोई स्पेस नहीं मिलती। अच्छा, ये कंप्लेन हमने लॉन्च की अप्रैल 26 को और फिर उसमें मेरे पास मैसेज भी आ गया कि जी उसको इनिशिएट कर दिया गया है डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को। उसके बाद उसकी जो फर्दर प्रोसीडिंग्स हमें जो अपडेट करते रहे, फिर आया कि जी हमने कंप्लेन हैज बीन असाइन टू डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद, और उसके बाद आया डिप्टी कमिश्नर कहा कि जी रिस्पेक्टेड सिटीजन योर कंप्लेंट इज फॉरवर्डेड टू CDA फॉर नेसेसरी एक्शन एज पर लॉ। फिर DG इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट CDA का फिर एक मैसेज कुछ अरसे बाद रिसीव हुआ और उसमें कहा कि काइंडली प्रोसीड फॉर सर्विंग नोटिसेस अंडर इस्लामाबाद बिल्डिंग एंड जोनिंग रेगुलेशन 2005 to those car showrooms owners occupants who are parking vehicles in the general car parking as per analogy of G8 मरकज प्लीज। जैसे आपने G8 मरकज पे किया था वैसा ही आप यहाँ पर भी करते। लेकिन जो हैरानकुन बात थी वो ये आखिर में सामने आई कि जब इसको 1 महीने से ज्यादा का अरसा गुजर गया तो फिर आज 1 जून है और डेफिनेटली 26 मई से पहले की थी। अब जो लेटेस्ट इसमें खबर आई वो ये जो हमें इन्फॉर्म किया गया कि रिस्पेक्टेड सिटीजन इट इज टू इन्फॉर्म यू दैट नोटिस टू ऑल शोरूम्स इन इस्लामाबाद हैव बीन इशूड टू रिमूव द व्हीकल्स फ्रॉम पब्लिक कार पार्किंग एरियाज। However, a case in this regard is also sub judice in the Islamabad High Court। बस ये कह के उनका फॉर मोर डिटेल आप ये चीजें देख लें। अब माय क्वेश्चन इज, क्या ये केस सॉल्व हो गया? आपने कहा कि आपने नोटिस सर्व कर दिए, आपका काम सिर्फ नोटिस सर्व करना नहीं था, नोटिस सर्व करने के बाद शिकायत का अजाला था और मेक श्योर करना था कि आया उन्होंने जो ऑक्यूपाइड कार पार्किंग थी उससे आपने इवैक्यूएट कराई या नहीं कराई। और अगर आप बाद में ये लाइन ऐड कर रहे हैं कि ये मामला सब जुडिस है तो फिर तो जो बेस्ट ऑफ माय नॉलेज ये नोटिस सर्व करना भी आपका नहीं बनता था अगर ये मामला सब जुडिस है। तो इस पे मैं तफसील चाहूंगी कि जो हमारे मुताल्लिका इदारे हैं, जो कंसर्न अथॉरिटी हैं, वो इसको जरा देखें और जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने इसका ऑलरेडी नोटिस लिया है उनके नोटिस में ये भी लाएं कि जो इनकम्प्लीट
آپ ایکشن لینے کے بعد پروسیڈنگ کرنے کے بعد آپ کیس کلوز کر دیتے ہیں تو پھر یہ وہی والی بات ہوگی کہ لوگ اگر ایک ٹرسٹ کر رہے ہیں جو پرائم منسٹر صاحب کی اپنی پرسنل ایفرٹ تھی اور وہ چاہتے تھے کہ لوگوں کی عام شکایت کا ازالہ ہو، کیا وہ اس طرح سے ممکن ہو پائے گا؟ نہیں ہو پائے گا. مختصر سا بریک لوں گی، بریک سے واپس آؤں گی، ذرا جو ججز صاحبان کے خلاف ریفرنسز دائر ہوئے ہیں ان کے حوالے سے بات کریں. جنازی پروگرام ایک دفعہ پھر آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید. اور ہم حکومت کے جن بحرانوں کا، جن چیلنجز کا، ڈیفینیٹلی کرائسس کا یہاں پر ذکر کر رہے تھے. اب حکومت اگر خود بیل مجھے مار والی حکمت عملی اپنا رہی ہے تو پھر اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ حکومت خود یہ حکمت عملی اپنا رہی ہے؟ کیونکہ اب کچھ حلقوں میں یہ باتیں ہو رہی ہیں، اپوزیشن کے سوالات اٹھا رہی ہے. کل اختر مینگل صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ جمہوری حکومت ہے لیکن ہمیں اس میں سے ڈکٹیٹرشپ کی بو آ رہی ہے. اب سوال یہ ہے کہ واقعی یہ فیصلے جو ہو رہے ہیں ان تمام کرائسس کے باوجود یہ حکومت کے اپنے ایوانوں میں ہو رہے ہیں، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں ان پہ امپوز کیے جا رہے ہیں. معاملات کدھر ہیں اور کدھر جائیں گے اگر یہی کرائسس رہے؟ تو اس پہ ہم ذرا آج ڈسکشن کریں گے. جو ہمارے ساتھ پینلسٹ ہیں ان سے آپ کا تعارف کرا دیتی ہوں. جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب سینئر پولیٹیکل اینالسٹ ہیں اور سینئر اینالسٹ. السلام علیکم جنرل صاحب. سر وہ آپ کو ڈر لگتا ہے مجھے ڈیفینس اینالسٹ کہتے کہتے کہہ دوں؟ نادیہ جو جی چاہے کہہ دو، خیریت ہے آپ کے ساتھ. سر آپ کی تو خیریت ہے، بعد میں تو میں نے بھگتنا ہے. اچھا جی، منیف فاروق ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر اینکر پرسن ہے، اپنا ہوسٹ کرتے ہیں پروگرام آپس کے پاس جیو نیوز پہ. السلام علیکم منیف، تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. جی وعلیکم السلام، بہت شکریہ. ضمیر حیدر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. وہ کہتے ہیں مجھے سینئر نہیں بولو تو میں ان کو سینئر نہیں بولتی، مگر وہ سینئر ہیں، جرنلسٹ ہیں، پروگرام کرتے ہیں خبر گرم ہے پبلک نیوز پہ. السلام علیکم ضمیر صاحب، بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. وعلیکم السلام. اچھا جی، تو اگر آپ لوگ کی اجازت ہو تو میں ذرا جنرل صاحب سے بات شروع کر لوں. جنرل صاحب، یہ جو پی ٹی ایم والا ایک معاملہ جس پہ ابھی حکومتی سطح پر تو آگ میں مزید تیل ہی ڈالا جا رہا ہے بجائے اس کے کہ آگ پہ پانی ڈالا جائے، جو ایوانوں میں تقاریر سامنے آ رہی ہیں. پھر معاشی بحران بھی ہے، مہنگائی کا شدید طوفان ہے، پیٹرولیم پرائسز میں پھر اضافہ ہو گیا. ایسے میں یہ اپوزیشن متحد ہو رہی ہے اور ایسے میں ایک اور حکومت نے پینڈورا باکس کھول دیا، وہ جو ریفرنسز انہوں نے دائر کر دیے. آپ کو لگتا ہے یہ تمام ٹائمنگ صحیح ہے اور یہ حکومت کی حکمت عملی درست ہے؟ آپ کے خیال؟ اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، بہت ساری چیزیں سائملٹینیسلی چل رہی ہوتی ہیں اور یہ نہیں ہوتا کہ کسی ایک کام کے لیے آپ باقی سارا کچھ روک دیں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ بجٹ ہو جاتا پھر آپ ریفرنس دے دیتے، یہ بہت سارے مفہومیں ہیں، لیکن بہت ساری چیزیں ایسے بھی ہیں کہ ہر چیز کے پیچھے کہیں نہ کہیں لوگوں کے مفادات بھی موجود ہوتے ہیں. اب اس وقت آپ اگر دیکھ لیں تو جن لوگوں کے کرپشن کے کیسز ہیں وہ کچھ ہی عرصہ پہلے یہ کہا کرتے تھے کہ احتساب صرف سیاستدان کا کیوں، احتساب جو ہے وہ جرنیلوں کا اور ججوں کا، خاص طور پہ جنرل جج کا نام دیا جاتا تھا. اور اس پہ بڑا اس چیز کے اوپر زور تھا کہ جی چونکہ کراس دا بورڈ نہیں ہوتا اس لیے ہم ایسے احتساب کو قبول نہیں کرتے. ٹھیک ہے. حالانکہ احتساب ایسی چیز ہے کہ اس میں جس پہ سوال اٹھتا ہے اسی کو جواب دینا چاہیے. میں اپنے غلطی کے لیے یہ نہیں کہہ سکتا کہ فلاں نے بھی غلطی کی بھی ہے لہذا اس کی پہلے غلطی اس کی چیک کریں، یہ نہیں ہوتا. لیکن بہرحال یہ یہاں پہ پاکستان میں یہ مصیبت ہے کہ آپ کو کسی بھی رخ آپ کو بیٹھنے نہیں دیتے، تو یہ بڑا شور شرابہ چلتا تھا. اب جب احتساب کا قصہ سامنے، اور میرا خیال ہے کہ عمران خان تو ووٹ احتساب کے نام پہ لے کے آیا ہے اور اس کے سامنے اگر کوئی احتساب والی چیز آئے گی تو لازماً وہ اس پہ تو عمل کرے گا. ٹھیک ہے. کیونکہ اس کی مین اسٹرینڈ یہی ہے. اب اگر ہم یہ کیسز کو، جو ریفرنس کا کیس ہے مثال کے طور پہ، اس کا صرف نام لیا گیا ہے تو واویلا مچ گیا. حالانکہ یہی لوگ تھے جو پہلے کہہ رہے تھے کہ جی ججز کا احتساب نہیں ہوتا. بالکل صحیح ہے، آپ کا پوائنٹ ٹھیک ہے سر، لیکن ایک سوال مجھے گزارش کرنے دیں. وہ یہ سوال ہے کہ یہ جو ابھی ہم نے دیکھا کہ آئی ایس پی آر کی باقاعدہ پریس ریلیز آئی، انہوں نے میڈیا پہ بھی خبریں دی کہ جی ہم نے یہی احتساب کیے ہیں، اس کو سزائے موت دے دی، اس کو ہم نے عمر قید کی سزا دے دی. تو سر یہ عمل تو کوئی نیا عمل نہیں ہے ود ان دا آرمی، ود ان دا اسٹیبلشمنٹ، ود ان دا فورس
فورسز کوर्ट मार्शल होते हैं, अंदर ही अंदर हो जाते हैं, लेकिन ऐसे मौकों पे बाकायदा तौर पे इंडोर्स कराना और ये खबर देना कि हमने ये किया है, क्या ये कॉमन प्रैक्टिस है? पहले इसी तरह से खबरें मीडिया को दी जाती थी कि हमने अपने हाउस के अंदर ये अकाउंटेबिलिटी की है और इसको हमने कन्विक्ट किया है? नहीं, ये प्रैक्टिस नहीं थी, दोनों चीजें नहीं थी। मिसाल के तौर पे जब ऑफिसर्स की प्रमोशन होती है तो वो भी खबर बाहर नहीं दी जाती थी। मतलब मुझे याद है जब मेरी प्रमोशन हुई तो कभी भी बाहर अखबार में नहीं आया, लेकिन ये कि एक वक्त आया कि ये चीजें अखबार में आनी शुरू हो गई क्योंकि पब्लिक इंटरेस्ट बहुत देती थी इसमें। अब भी पब्लिक इंटरेस्ट का मसला था कि बहुत ज्यादा इसके ऊपर एतराजात थे कि जी फौज का निजाम जो है, इसका सजा जजा का या फौज का एहतसाब का निजाम, वो तो ये खुद ही खुद कर लेते हैं जी, इनकी मर्जी है, जिसको मर्जी छोड़ दें, जिसको ये कर दें। तो ये जो प्रोपेगेंडा था नेगेटिव, ये बड़ा मैं समझता हूँ इससे नुकसान हो रहा था। क्योंकि आप एक तो इस अदारे का इमेज खराब कर रहे हैं, दूसरे ये है कि लोगों को मौका मिल जाता है ऐसी बातों के ऊपर अपनी गलत कार्यों को छुपाने। बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है। ये 2-3 दफा मौका, 2-3 दफा ही बताया गया। एक सेकंड, जनरल राहील के वक्त में दो एक सजाएं सुनाई गई थी पब्लिक में। एक वो जो कोयटा में FC वाले 2 जनरल ऑफिसर, एक लेफ्टिनेंट जनरल, एक मेजर को सजा, एक मेजर जनरल को सजा हुई थी, और NLC का केस। और अब ये केस है, अब मेरा ख्याल है कौम को इत्मीनान हो जाना चाहिए। इस दौरान सजाएं नहीं हुई या कोई इस दौरान कोई केस हुआ ही नहीं था? इन 2 केसेस के दौरान सजाई नहीं हुई थी या सुनाई नहीं हुई? केसेस के दौरान आम तौर पे तो होते रहते हैं, लेकिन जब हाई प्रोफाइल केसेस ये आए तो आपने अनाउंस कर दिया ताकि लोगों को ये अंदाजा हो कि हाई प्रोफाइल केस में भी इंसाफ किया जाता है, ये नहीं होता कि वहां पे छोड़े जाते हैं। वरना तो 400 केसेस की जो बात की जा रही है वो उसमें मुख्तलिफ रैंक के लोग हैं जो पिछले 2 साल में जिनको सजा दी। ठीक है सर। अच्छा मुनीब, जरा आप चूंकि लॉयर भी हैं, मैं इस पे जरा आपका भी व्यू पॉइंट जानना चाहूंगी, क्योंकि बात जब ये हुई कि जी आपने 3 जज साहिबान के खिलाफ आपने रेफरेंस दायर कर दिया और हुकूमत ने बाकायदा तौर पे अनाउंस भी नहीं किया, खबरें इधर उधर से आपको भी पता है किधर किधर से आने लग गई व्हाट्सएप पे। अब सवाल ये है कि जो ये पॉइंट जनरल साहब ने उठाया, वही पॉइंट हम अपने प्रोग्राम में भी उठा रहे थे कि यही तो अपोजिशन थी, यही लोग थे जो कहते थे अकाउंटेबिलिटी अक्रॉस द बोर्ड। लेकिन इधर रेफरेंस की खबरें सामने आई, उधर ISPR की जानिब से ये वाली जो न्यूज थी ये भी सरफेस हुई कि जी हमने यहाँ भी अकाउंटेबिलिटी हो गई है। तो जिस तरह से जनरल साहब कह रहे थे कि ये पब्लिक इंटरेस्ट में थी, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? इज इट रियली इन ओनली पब्लिक इंटरेस्ट, या हमने कुछ दिखाना भी मकसूद था, बताना भी मकसूद था, और फिर थोड़ा सा बैलेंस करना भी था कि जी अगर जुडिशरी की तरह जजेस की हो रही है तो साथ में जर्नलों की भी कर रहे हैं? देखिए नादिया, जो जनरल साहब अभी फरमा रहे थे, मैं समझता हूँ कि अगर हम क्योंकि आपने सारा हर एक का पूछा था, अगर फौज के हवाले से देखा रहे तो फौज हमारे मुल्क का सबसे ताकतवर और सबसे मुनज़्ज़म इदारा है, सबसे ज्यादा डिसिप्लिन इदारा है। मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ कि वहां पर एहतसाब का अमल सिरे से ही नहीं था। एहतसाब का अमल जरूर था, सजाएं भी होती थी, हाँ शायद उनको उस तरह से पब्लिक नहीं किया जाता था, लेकिन क्योंकि कुछ बातें आप जिस तरह वक्त इवॉल्व करता है उसकी डिमांड आती है, किसी चीज के बारे में शोर मचता है कि ये एहतसाब होना चाहिए, क्रॉस द बोर्ड होना चाहिए, तो फॉर इंफॉर्मेशन से ये खबरें अब लोगों तक पहुंचाई जा रही हैं। अवाम को मालूम है कि डिफरेंट ऑफेंसेस में 300-400 अफसरान को सजा की गई, किसी को रेप्रिमांड किया गया, किसी के ओहदे में तनज़्ज़ुली की गई, किसी के पर्क्स जो है उनको कम किया गया, और कुछ बड़ी सजाएं जो जिनमें आपने देखा रिसेंटली जो एक लेफ्टिनेंट जनरल को भी हुई, एक ब्रिगेडियर को तो डेथ सेंटेंस हुई है स्पाइन के जुर्म में। तो ये तो खैर अपनी जगह मौजूद था, हाँ सवाल जरूर होते थे, लेकिन फौज का कुछ अपना कोड ऑफ कॉन्डक्ट है, वो अपने तरीके से ऑपरेट करते हैं। तो वो ऐसी जगह है कि जहाँ पर हर इंफॉर्मेशन। आपकी बात तो ठीक है मुनीब, मैं जरा टाइमिंग के हवाले से चाह रही हूँ ना कि इधर जजेस का रेफरेंस, फिर उधर फौरी तौर पे ये खबरें भी, तो ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं ये चीज बैलेंस करने की कोशिश हुई है कि जी अगर जजेस, सियासतदान तो चीखते थे मगर जजेस को मेरे ख्याल में नादिया बहुत एक जिसे कहते हैं एक फार फेच किस्म की एक थ्योरी को हम जन्म देंगे या उस पर थोड़ा सा उसको वेप अप करने की कोशिश करेंगे अगर हम इसकी टाइमिंग के। हाँ, मैं इन आइसोलेशन में जरूर आपकी बात को अहमियत दूंगा कि अगर आप सिर्फ जजेस के मामले को, रेफरेंसेस को और हुकूमत के कॉन्डक्ट को आप ध्यान में रखें तो फिर टाइमिंग बहुत सिग्निफिकेंट हो जाती है। लेकिन जो ये फौज की तरफ से, ISPR की तरफ से जो तमाम इंफॉर्मेशन आई है, ये जो इंटरनल अकाउंटेबिलिटी के हवाले से, मैं इसको नहीं जोड़ रहा क्योंकि फौज के किसी
भी अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म में किसी भी सिविलियन हुकूमत का कोई किरदार नहीं होता। ओके। जहां तक बात है ये जजेस वाली, इसके अंदर तो बाकायदा देखिए हमारे मुल्क में जो सदर का ओहदा है वो आइन के मुताबिक वो एक टाइटलर है, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं टिटलर हेड है। उसके पास तो इतने लंबे जोड़े इख्तियारात नहीं। हाँ, आर्टिकल 209 के तहत जब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को रेफरेंस भेजा जाना है तो वो सदर ही के थ्रू भेजा जाता है। और हमारे मुल्क की तारीख है कि हमारे मुल्क में एक शायद जब आइन बना था उसके बाद एक किसी जज के खिलाफ गया था, उसके बाद वो जाते रहे, लेकिन इफ्तिखार चौधरी साहब के वक्त में बहुत हाईलाइट हुआ जब उनके खिलाफ भेजा गया और वो फेल कर गया और उनको सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने एग्जोनरेट कर दिया। लेकिन जहां तक बात है ये काजी फाइज ईसा साहब वाली, क्योंकि हाईलाइट ज्यादा उन्हीं को किया जा रहा है। देखिए काजी फाइज ईसा साहब के हवाले से जो उनकी इंटेग्रिटी है या जो उनकी कॉम्पिटेंस है उसके हवाले से तो किसी को शक नहीं है। जब कोयटा वाला मामला हुआ था दहशतगर्दी का, उन्होंने बड़ी डैमनिंग रिपोर्ट दी थी, उसमें उस वक्त के इंटीरियर मिनिस्टर को भी उन्होंने जिम्मेदार ठहराया था कि फेलियर्स है, बहुत जगह पर लैप्सेस थे। फिर फैजाबाद धरना केस है, उसके अंदर मुझे इस बात का इल्म है कि हुकूमत को भी बड़ी तशवीश थी, और ये पीटीआई की हुकूमत उस वक्त मुकम्मल तौर पर अपनी ग्रिप्स में नहीं थी, लेकिन इनको इस बात की तकलीफ है कि उस जजमेंट के अंदर पीटीआई के 2014 के धरने को उसके लिए काफी चार्जशीट किया गया कि वो गलत इकदाम था, जिसको बहुत से जो पढ़े लिखे लोग हैं उन्होंने समझा कि वाकई ये गलत इकदाम था। इस तरह से आप कैपिटल को होस्टेज नहीं कर सकते। फिर आया आपका हुदूदिया का, उससे पहले केस हुआ जिस तरह से उसको वहां पर किया गया, वो टेक्निकल बुनियादों पर उसको वहां पर क्लोजर उसका हुआ, उस पर बहुत से लोगों को एतराज था, मुख्तलिफ हल्कों में भी एतराज था। लेकिन जो कानून का अमलदारी है वो अपनी जगह मौजूद है। जज को ये नहीं है कि उससे सवाल नहीं किया जा सकता। काजी फाइज ईसा साहब के हवाले से अगर सवाल हुआ है तो जो मामला जाना है वो किसी फौजी के सामने नहीं जाना या वज़ीर आज़म के सामने नहीं जाना, जाना है तो चीफ जस्टिस के सामने, यानी जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को हेल्प करेंगे और सीनियर मोस्ट जजेस तो उसके बाद बैठे होंगे, वो उन्होंने पूछता है। बिल्कुल हम जी मैं बात आती हूँ मुनीब आपकी तरफ भी। जमीर हैदर साहब, जरा मुख्तसर से आप भी मुझे इस हवाले से बता दें कि हकीकत है अकाउंटेबिलिटी अक्रॉस द बोर्ड, ये सियासतदानों का देरीना मुतालबा था, फिर अब ये मामला चूंकि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल चला गया तो अब ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम जुडिशल काउंसिल उसको हेड करते हैं, बाकी बेंच हेड करता है, वो इसको देखेंगे, ना वो वजीर आजम के पास आएगा ना वो केस फौज के पास जाएगा, उन्होंने इस मामले को देखना है। तो वाई सो मच हू एंड क्राई? फिर ये ऑपोजिशन इतना शोर क्यों कर रही है कि जी ये किसी का एजेंडा है, ये किसी का फला है, ये किसी का फला है? सवाल किया जाना तो राइट है, इसमें कोई आइन से मुतसादम तो कुछ भी नहीं हुआ। देखें, एक तो आप चीज उनको इतनी तो मार्जिन दे देना कि वो अपोजिशन है, और अपोजिशन जो है वो इस किस्म के स्लोगन्स को हमेशा उठाती है और उनको मौका मिलता है तो वो फौरी तौर पर जंप करते हैं और उस बैंड वैगन पे बैठ जाते हैं। दूसरी बात यह है कि ये वो अपोजिशन है जो जिनके सरों पे इस वक्त तलवारें लटक रही हैं। नैब के केसेस की हैं, मनी लॉन्ड्रिंग है, फिर फेक अकाउंट्स हैं, टीटीज हैं, मतलब और बहुत कुछ। तो फिर ये इसको तो इस ऑपोजिशन को तो अल्लाह दे और बंदा ले की बात है ना, कि उन्होंने तो कहा कि दस्ती मसला ही कोई नहीं है, बस चढ़ दौड़ो। हालांकि ये उन्हीं की, और हमने सुना भी है कि मरियम नवाज साहिबा कहती रही हैं कि दो अफराद, 3 अफराद या 5 अफराद अपना फैसला पूरी कौम पर मुसल्लत नहीं कर सकते, ये उन्होंने मरियम नवाज कहती रही हैं। फिर नवाज शरीफ साहब की अपनी स्टेटमेंट है, जो वो एक कारवां था मुझे क्यों निकाला वाला, उसमें सारे रास्ते वो यही कहते रहे कि क्या ये 4 लोग या 5 लोग जो हैं ये इनको किसने हक दिया है कि ये वोट की इज्जत को पामाल कर दें। तो वो जो वोट को इज्जत दो वाला नारा भी इसी वजह से आया कि जी ये एक अनइलेक्टेड लोग जो कि एक इदारे में बैठे हुए हैं, वो इस तरह इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को उठा के बाहर निकाल देते हैं और वोट की इज्जत वो नहीं कर रहे। अवाम को नहीं कहा, देखें अवाम ने तो वोट को इज्जत दी नहीं थी, तो वोट दिया ना, किसको कहा गया? हाँ। बिल्कुल आपको वाजे तौर पर है कि अगर कहा गया तो उधर पिंडी को की तरफ इशारा किया है वाजे तौर पर, या फिर जुडिशरी की तरफ था। ये 2 चीजें। अब दूसरी बात जो जनरल साहब ने भी की और मुनीब भी कर रहे थे कि बात यह है कि फौज का, आई एग्री कि बिल्कुल एक सेपरेट सिस्टम है। उन्होंने अगर सिर्फ बता दिया है कि जी हमने ये कर दिया है, तो वो सिर्फ इसलिए बताना जरूरी हो गया है क्योंकि अब सवालात बहुत ज्यादा उठना शुरू हो गए हैं। पहले भी होता था, मुझे याद है कि जब फर्स्ट टाइम एक दफा मैं उस वक्त फ्रंटियर पोस्ट में होता था और हमारे कोलीग
नवीद महराज थे और उन्होंने वो प्रमोशंस की, जिस तरह भी जनरल साहब ने कहा, खबर छाप दी और उसमें कोई मैसिव लेवल पे कोई प्रमोशंस हुए थे। मुझे अब एग्जैक्टली याद नहीं है विच ईयर वाज दैट, प्रॉब्ली 98 99 या इस तरह कुछ था, 99। और उसके बाद फिर हमने उसमें वो भी लिख दिया था कि जी प्रमोट हो गए, फलां जगह डेजिग्नेट हो गए, और अगले दिन हमें मतलब एक अच्छा खासा जो है वो भुगतना पड़ा कि जी हाउ डेयर यू, कि आप मतलब पहली बात तो ये कि प्रमोशन भी नहीं रिपोर्ट करनी चाहिए थी आपको, जाए कि आपने उनकी वो डेजिग्नेटेड जो डेजिग्नेशंस हैं या कहां पे पोस्ट हुए वो भी आपने बता दिया, विच वाज हाउ डेयर यू। हाँ, हाउ डेयर यू। एनी हाउ वो हो गया, उसके बाद वो मामला तो हो गए। अब द पॉइंट इज के इस वक्त एक काजी फायज ईसा साहब के हवाले से जो अपेरेंटली अभी तक जो चीजें नजर आ रही हैं वो ये है कि कोई प्रॉपर्टी है, उनकी मिसेस के नाम है या उनके बच्चों के नाम है, लंदन में है या कहीं पे है। अब अगर तो ये मामला अब चला गया, ठीक है, अगर ये मुझे नहीं मालूम, मेरा ख्याल में ये मुनीब को ज्यादा बेहतर मालूम होगा कि इसकी कोई मेंटेनेबिलिटी भी देखी जाती है पहले कि रेफरेंस मेंटेनेबल है कि नहीं है, या बस अगर चला गया रेफरेंस तो उसके ऊपर नोटिस प्रोसीडिंग 14 जून को आई गेस नोटिस जारी कर दिए गए हैं और अब प्रोसीडिंग चल पड़ेगी। मतलब प्रोसीडिंग की डेट तो दे दी ना मुनीब, वैसे ही है ना, 14 जून कह दिया ना उन्होंने। एक्चुअली ये जमीर भाई ठीक फरमा रहे हैं। देखिए पहले 14 को वो अटॉर्नी जनरल जो है उनको बुलाते हैं और पहले वाकई हम उसे टेक्निकली एग्जैक्टली मेंटेनेबिलिटी भी कह सकते हैं और ये भी देख सकते हैं कि सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ये देखती है, ये वाकई इवेल्युएट करती है कि इस पूरे मामले के अंदर क्या वजन इतना है कि इसको फर्दर इसके ऊपर कार्रवाई की गई। अगर वो इल्जाम ही बड़ा मज़ाक खेज है तो फिर तो आप जारी बात है, यू आर टॉकिंग अबाउट अ वेरी सीनियर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, आप मजाक तो नहीं उनका बनाएंगे। अगर उसमें इतना मवाद होगा तो तब फिर आप उन जज साहब को भी नोटिस करेंगे। अभी ये बात दुरुस्त है कि पहले अटॉर्नी जनरल को बुलाएंगे और इवैल्यूएट करेंगे कि इस रेफरेंस के अंदर कितनी जान है कि नहीं है। ठीक है, मैं ब्रेक ले लेती हूँ, ब्रेक से वापस आती हूँ। तो ये बात तो तय हो गई कि बहरहाल अब जो बॉल है वो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में बैठे हुए और ज़ाहिर जो उसको सरबराह हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस आसिफ सईद कोसा, उनके कोर्ट में है और अभी ये फैसला होना है कि आया इस पे फर्दर प्रोसीडिंग्स होनी है, इस पे प्रोसिक्यूशन होनी है नहीं है, इसमें वजन है नहीं है, मामला कितना गंभीर है। तो ये बात तो हो गई। ब्रेक से वापस आती हूँ तो जरा इसके पे कॉन्सिक्वेंसेस पे भी बात कर लेते हैं। अगर ये मामला आगे चलता है और जिस तरह से हमने देखा कि मुशर्रफ साहब ने चौधरी इफ्तिखार साहब के खिलाफ सीधा से रेफरेंस भेजा, उन्होंने तो उनको सटाया भी सारे उनके नो पर, लेकिन वो उसका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी थे और इस मुल्क के सदर भी थे, लेकिन वो जो एक वेव चली वो उसे संभाल नहीं पाया और बिल आखिर वो एक ऐसी अदलिया बचाओ मुहिम और एक तहरीक का हिस्सा बन गई कि जिसके बाद उनको अपनी वर्दी भी उन्होंने उतारी और उसके बाद उन्होंने वो सदारत से भी वो मुस्ताफी हुए। ये मामलात कहाँ पर जाएंगे? ब्रेक लेती हूँ, वापस आती हूँ, इस पर बात करते हैं। जी नज़ीर, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। यहाँ पर हम बात कर रहे थे उन जजेस के खिलाफ भेजे जाने वाले रेफरेंस हुकूमत की जानिब से। पहले तो ये बात भी हो रही थी, फिरदौस आयशा खवान साहबा कह रही थी कि जी हमें अभी तो पता चलाएंगे कि ये लीक कैसे हो गए जब गवर्नमेंट ने इसको बाकायदा तौर पे अनाउंस नहीं किया। बट लेट्स सी कि वो पता चलाने में कामयाब हो जाए, वी थिंक एंड वी प्रे। बट एनीवेज जनरल साहब, अगर मैं इसको, आपने कहा कि टाइमिंग के लिए तो डेफिनेटली जो मैं बात कही थी, आपने कहा कि टाइमिंग का तो इससे नहीं करना चाहिए कि भाई अगर ये चीज है तो हम इसके टाइमिंग पे गौर व करें, लेकिन अगर ये एक मूवमेंट की शक्ल इख्तियार कर लेती है, जिस तरह से हमने पहले देखा चौधरी इफ्तिखार के जमाने में, और यही पॉलिटिकल पार्टीज थी, उसमें पीपल्स पार्टी भी थी, उसमें PMLN भी थी, और वैसे तो कहीं ना कहीं तहरीक इंसाफ भी थी, अब वो हुकूमत में है, तो फिर आगे आपको हालात क्या बनते हुए या बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए जी, असूलन तो मूवमेंट बननी नहीं चाहिए, क्योंकि एहतसाब का अमल जो है वो सबके लिए, आप जब सब कहते हैं कि सबके लिए होना चाहिए तो फिर एहतसाब होने दें। उसमें सारी असल चीज ये है कि जज साहब को पूरा मौका मिलना चाहिए अपनी सफाई पेश करने का, उनको हर तरह की सहूलत होनी चाहिए कि वो अपने आप को क्लियर करवा सकें। लेकिन ये कहना कि जी फलां से पूछा क्यों गया, ये मेरा ख्याल है इंतहाई गैर मुनासिब है। और मूवमेंट का चलने का मुझे इसलिए भी कम नजर आता है इसमें कि जो जनरल मुशर्रफ के वक्त जो लॉयर्स मूवमेंट थी वो एक डिक्टेटर के खिलाफ थी, एक मकसद था।
लेकिन आज वो चीज नहीं है। और दूसरी बात यह है बड़ी अहम कि उस वक्त जो मूवमेंट चली वो बाद में मूवमेंट बन गई इफ्तिखार चौधरी बहाल मूवमेंट। नाम उसका था अदलिया की आजादी, लेकिन बहाली हुई इफ्तिखार चौधरी की। और लॉयर कम्युनिटी में बेशुमार लोग ऐसे हैं जो इस बात पे बड़े मायूस हुए बाद में कि उन्होंने ये क्यों किया, क्योंकि जो मायूस कुन किरदार रहा बाद में जस्टिस इफ्तिखार चौधरी का, जहां उनकी अपनी करप्शन और चीजें सामने आनी शुरू हुई और फिर उन्होंने किस तरह हाशब किए और किस तरह टेररिस्ट जो थे उनके केसेस को खुदा जाने किस तरह उनको छोड़ते रहे लोगों को। तो बहुत सारे उन्होंने ऐसे मुतनाज़ा काम किए जिसमें लगता था कि वो पोलिटिसाइज्ड हैं, एक पार्टी को रिलीफ दे रहे हैं, दूसरी के पीछे लगे हुए हैं। तो ये चीजें जो है ये भी पॉलिटिशियंस ने भी देखी हैं और उन लोगों ने भी देखी हैं जो वकला तहरीक में उस वक्त शामिल थे। अब बात यह है कि जो जहां पॉसिबिलिटी थोड़ी बहुत मौजूद है कि शायद कुछ तहरीक उठे, सारी ना बहुत जोरदार ना सही लेकिन कुछ उठे, उसकी बुनियादी वजह यह है कि वक्त के साथ साथ हमारे मुल्क में जो करप्ट माफिया है वो इतनी मजबूत हो चुकी है, उनकी जेब में इतना ज्यादा पैसा है कि आज रियासत से ज्यादा ताकतवर वो लोग हैं, क्योंकि उनकी हैसियत और कैपेसिटी है कि वो पाकिस्तान में हर चीज को खरीद सकते हैं, हर शख्स खरीद सकते हैं, हर अदारा खरीद सकते हैं। सही है। ये चीज है जो काम आ सकती है कि अगर लोगों की पॉकेट्स में बेधड़क पैसा डाला जाए तो वो मेरा ख्याल है उससे मसला कुछ न कुछ और सर ये होता है। अच्छा, मैं इसको जरा जमीन रहते सब आपकी तरफ भी आऊंगी, वो जो आपकी इनकम्प्लीट बात थी आप उसको भी प्लीज कंप्लीट कर लीजिएगा। प्लस क्या गवर्नमेंट जो अभी तक जिसके पास पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, इकोनॉमिकल जो क्राइसिस है वो हमारे और आपके सामने है, फिर वजीरिस्तान पीटीएम वाला इशू है, महंगाई शदीद, मतलब जो हालात है, आपने आने के बाद 20 रुपए से ज्यादा आपने सिर्फ पेट्रोलियम प्राइस में इजाफा कर दिया, जो स्टॉक मार्केट्स, ये इतने चैलेंजेस के बाद ये एक नया चैलेंज, एक नया जो डोर उन्होंने खोल दिया, एक चैप्टर खोल दिया, तो आपको लगता है कि ये मूवमेंट की शक्ल इख्तियार कर जाती है तो मुतामिल हो सकती है ये हुकूमत उसको बर्दाश्त करने? देखें बात यह है कि मुझे नहीं मालूम कि ये क्या बनता है। जिस तरह भी मैंने पहले बात की कि अगर ये मेंटेनेबल हो जाता है तो फिर उसके बाद आप वकला, मैं समझता हूं, मुझे नहीं मालूम था 2007 से पहले, मुझे कतई इस बात का अंदाजा नहीं था कि हमारी वकला बरादरी जो है इतनी ऑर्गेनाइज्ड है कि अच्छा, फिर बाद में अब मुझे एहसास होता है कि वो अच्छे खासे ऑर्गेनाइज लोग हैं, हर साल उनके इलेक्शंस होते हैं और उसके बाद फिर एक लीडरशिप है उनकी और वो फिर कॉल देते हैं और वो फिर सड़कों पे निकल आते हैं। एक बहुत उनका वो है कि एका कर लेते हैं। पॉलिटिकल डिवाइड भी है, लेकिन हो सकता है जज के पीछे किसी पॉलिटिकल पर्सन के लिए तो शायद वो एक सर्टेन पॉलिटिकल डिवाइड निकले वकला की, लेकिन एक जज की खातिर जो है वो तमाम जो है वो सब एक पॉइंट पे इकट्ठे होने को तैयार हो जाएंगे। दूसरा ये कि 2007 में दहशतगर्दी जो है वो अपने अरूज पर थी, आए रोज बम धमाके हो रहे थे, दहशतगर्दी के वाकयात बहुत होते थे, उसके बावजूद वकला बाज नहीं आते थे और यही उनको वार्निंग दी जाती थी कि देखें आपके दरमियान। फिर हुआ F8 इस्लामाबाद में कचहरी में हुआ कि वो जो वहां पे जलसा होना था और वहां पे बम ब्लास्ट हो गया और वहां पे काफी लोग शहीद भी हुए और जख्मी भी हुए। अब तो आप देखें ना, वो उस किस्म के खतरात भी नहीं है, उस तरह की दहशतगर्दी नहीं है। तो एक तो ये कि अब उनको कोई एक तो इस बात से डराया भी नहीं जा सकता ना वकला को। अब बात यह है कि अब ये अगर निकल चलते हैं, अब ये उस सिनारियो में है कि जी उनके खिलाफ मामला काजी फायजी के खिलाफ हो जाते हैं। फर्ज करें अल्टीमेटली, मैं इसलिए नादिया आपको कहूंगा कि ये वाकया जो है ये गवर्नमेंट के लिए डबल एज सोर्ड बन जाएगा। उसकी वजह यह है कि फर्ज करें कि अगर एक तो ये चल पड़ता है तो फिर एक खौफनाक किस्म की मूवमेंट चलेगी वकला की, ठीक है, क्योंकि काजी फायज ईसा साहब का कहा यह जाता है, मुझे नहीं मालूम कि ऑनरेबल जज साहब का स्टेचर बहुत अच्छा है, बहुत ऊपर है एज कंपेयर टू इफ्तिखार चौधरी साहब। तो इनकी खातिर इनकी लोग जो है वो क्योंकि बड़ी अपराइट बात करते हैं और वो सारा और जो जजमेंट्स हैं वो दे स्पीक फॉर इट। और दूसरा ये कि जो एक सेंटीमेंट है हमारी एजेंसीज के खिलाफ, वो भी एक सारा उस तरफ इकट्ठा हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि फर्ज करें कि अगर ये अल्टीमेटली डिसीजन ये आता है कि मेंटेनेबल हो जाता है, मामला चल पड़ते हैं, इधर से तहरीक चल पड़ती है और फिर फंडिंग देने के लिए ये पॉलिटिकल पार्टीज बैठी होंगी, तैयार होंगी और खुद भी शामिल हो जाएंगी इसमें, एक चीज तो ये तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी हुकूमत के लिए। दूसरी चीज ये है कि फर्ज करें अल्टीमेटली ये डिसीजन आता है कि जी ये इनको उसमें रेफरेंस में बरी कर दिया जाता है ऑनरेबल जस्टिस काजी फायज ईसा साहब को।
फिर भी मैं कहता हूं कि डबल एज सोर्ड, मैं क्यों कहता हूं डबल जेपेडी क्यों कहता हूं हुकूमत के लिए, कि उसके बाद एक इतना बड़ा मिसट्रस्ट जो है वो डेवलप हो जाएगा बिटवीन द ये इदारों के दरमियान। एक जुडिशरी हो गई, एक फौज हो गई, एक हुकूमत हो गई, ये तीन इस वक्त जिनकी तरफ हम नजरें उठाए देख रहे हैं, एक मिसट्रस्ट डेवलप हो चुका होगा। अभी भी इसमें एक कॉन्स्पिरेसी ढूंढने की कोशिश की जा रही है। तो वो जो डबल जेपेडी जो मैं कहता हूं कि एक तो डबल जेपेडी ये है कि अगर ये चल पड़ता है रेफरेंस, तो एक अवाम जो बेसिकली महंगाई के से भी तंग आई हुई है, और फिर उसको कोई एक इशू। ठीक है, वी गॉट योर पॉइंट। मुनीब, अब आप मुझे बताएगा, क्योंकि फिर मैं कहूंगी बीगा लॉयर भी, क्या इसका पल्स क्या है लॉयर कम्युनिटी में, बार काउंसिल्स में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल का तो आई गेस आया था कि वो पेश होंगे जस्टिस काजी फायज ईसा की जानिब से, तो थोड़ी सी आप इस हवाले से मुझे बताएं या नाज़रीन को बताएं। तो जो सिनारियोज अभी जमीर भाई बता रहे थे, मैं उनसे एग्री करूंगा। देखिए, एक तो ये है कि अभी जिस तरह मैंने पहले अर्ज किया, अभी 14 की डेट आएगी, उस दिन पता चलेगा एक्चुअली कार्रवाई आगे चलती है नहीं चलती, क्या होगा। लेकिन इस बात की अहमियत अपनी जगह मौजूद है कि वाकई अगर ये पहले ही इफ इट फॉल्स फ्लैट और कोई इसके ऊपर कार्रवाई नहीं होती, तो हुकूमत के लिए एक इंडाइटमेंट होगी और हुकूमत की जो बदनीति है वो मजीद अयां हो जाएगी। क्योंकि ये जहन में रखिए कि ये जो तमाम इंफॉर्मेशन जिसकी बेसिस पे रेफरेंस भेजा गया है, वो उस एसेट रिकवरी यूनिट की है जो कि इस हुकूमत ने बनाया है, और जिसको हेड जो है वो इस हुकूमत ने बनाया है, और जिसको हेड जो है वो इस हुकूमत। लेकिन आप उसको नहीं, ह्यूमन एरर, देखिए मेरी अर्ज सुनिए, ह्यूमन एरर आप एक दफा कहते हैं, कैसे ह्यूमन एरर, देखिए मेरी इसके हवाले से आपका डिक्लेयर्ड मौक़िफ़ है, इस लेवल पे नहीं ना, बदनीयती होगी हुकूमत का। नहीं, लेकिन बात सुनिए कि देखिए नादिया जी, इसमें एक चीज तो वाज़ेह है कि कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो उनकी फैमिली के नाम पे हैं। अब ये सिर्फ साबित ये करना है कि वो क्या वाकई जायद आमदन से है, और दूसरी बात ये है कि उन्होंने वजाहत देनी है कि डिक्लेयर क्यों नहीं की। ये तो फैक्चुअल चीजें हैं जो सामने नजर आ रही है। फैक्चुअल चीजें ये है कि प्रॉपर्टी है उनकी वाइफ के नाम, अब वो ये साबित। अब अगर उनके पास अगर उनके पास इसकी वजाहतें मौजूद हैं तो वो बरी होंगे। अब आप पिछले केस का जब मुआवजा कर रहे हैं तो उसमें एक चीज ध्यान में रखिए कि रेफरेंस जब मुशर्रफ ने दिया था चौधरी इफ्तिखार के अगेंस्ट, तो वो उससे एग्जोनरेट हो चुके थे, लेकिन उन्होंने फिर उनको निकाला था वहां से। ठीक है, ये वो चीज है जो कि एक उस केस में एक स्ट्रेंथ दे रही थी कि सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ने तो उनको चार्जशीट नहीं किया या उनको सजा नहीं दी, और जनरल साहब ने अपना यूज करके स्वाब दी तो उनको निकाल दिया। तो ये वो चीज है जो यहाँ नहीं है। ओके फाइन मुनीब, मैं आपसे लास्ट क्वेश्चन अब यही करने जा रही हूँ कि एक तो वो कि अब पल्स क्या है इस लॉयर कम्युनिटी में, प्लस ये कि उन्होंने प्रूफ तो ये करना है कि जो प्रॉपर्टी है, अगर कि वो है जैसे वो फैक्चुअल बता भी रहे, तो वो उनकी जराए आमदनी क्या है, अर्निंग क्या है, प्लस डिक्लेयर क्यों नहीं की, इसको जस्टिफाई कैसे करें। दो तीन चीजें हैं, जिस तरह जैसे जन साहब फरमा रहे थे, बेशक कुछ बातें देखिए फैक्ट्स को तो कोई डिनाई नहीं कर सकता ना। यहाँ पर वो जायज असासों वाला या आमदन से ज्यादा असासे वाला ये नैब प्रोसीडिंग नहीं, इसमें वो बात नहीं है, इसमें है डिक्लेरेशन क्या कानून के मुताबिक जब वो एलिवेट हुए और पहले बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे, फिर सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट हुए, और सुप्रीम कोर्ट में आए हुए भी उन्हें खासा अरसा गुजर चुका है, ऑलमोस्ट मेरे ख्याल में सीनियरिटी में भी वो तीसरे चौथे नंबर पर हैं। तो ये देखना है कि क्या अगर उनकी एहलिया के नाम पर जायदाद बाहर है तो वो इस जायदाद को अपने गोशवारों में या अपने मामलात के अंदर डिक्लेयर करने के पाबंद थे या नहीं थे, फैसला इसके ऊपर होना है। अगर इसके अंदर कोई वाकई, मैं इसलिए आपको कह रहा हूं कि बदनीति का एलिमेंट क्यों सामने आएगा हुकूमत के पार्ट पे। देखिए, हुकूमत का काजी फायज ईसा के हवाले से, जनाब जस्टिस काजी फायज ईसा के हवाले से एक मौक़िफ़ रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है। ऑफ द रिकॉर्ड, ऑन द रिकॉर्ड उन्होंने एक अटेम्प्ट की थी, जब उन्होंने फैजाबाद धरना केस के रिव्यू में जाना था तो उन्होंने बड़ी उस वक्त हार्श लैंग्वेज के साथ कुछ मामलात रखे थे, फिर वो विड्रॉ किए गए। वो एक जेस्चर मौजूद है हुकूमत के पार्ट पे, उसे कोई डिनाई नहीं कर सकते। इस वक्त जो लॉयर्स कम्युनिटी है, क्योंकि जस्टिस काजी फायज ईसा साहब की राइटली पॉइंट आउट किया जमीर अजहर साहब ने कि जो उनकी इंटेग्रिटी है, जो उनकी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस है, वो इस वक्त पाकिस्तान के लायक तरीन जजेस में उनका शुमार होता है, इंटेग्रिटी वाइज भी, कॉम्पिटेंस वाइज भी। और जो इफ्तिखार चौधरी साहब थे उनके साथ उनका किसी सूरत कंपैरिजन नहीं हो सकता, क्योंकि इफ्तिखार चौधरी साहब की जो इवन एलिवेशन थी और उसके बाद के मामलात
وہ जिस तरह जन साहब भी बता रहे थे, वो उनके बहुत सारे वो जो कहते हैं ना स्केलेटन्स इन द क्लोजेट, वो बहुत सारी चीजें थी। और इवन जो उनके खिलाफ रेफरेंस बना था उसके अंदर भी बड़ी डैमनिंग बातें थी। वो अलग बात है कि वो क्या मेरिट के ऊपर डिसअलाउ हुआ था सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल से, या एक पूरी वेव थी जिसकी वजह से जजेस ने उनके खिलाफ कोई फैसला नहीं किया था। याद रखिए कि वो चीफ जस्टिस थे और उनके खिलाफ रेफरेंस था और उनके जूनियर जजेस उनके सामने बैठ के सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में उनको एडजुडिकेट उन्होंने उसके ऊपर करना था। ये एक सेंटिमेंट एक ऐसा है जो फर्क है, लेकिन हमें जो इदारा है उसकी अहमियत और उसकी सैंक्टिटी के ऊपर भरोसा इसलिए रखना चाहिए कि इस वक्त जो चीफ जस्टिस हैं आसिफ सईद खोसा साहब, वो भी बेहतरीन शोहरत के मालिक हैं। और मैं नहीं समझता कि अगर कोई बात एविडेंस या इस तरह की कोई चीज नहीं होगी तो ये मामला बहुत आगे तक चलेगा। लॉयर्स कम से कम अभी तक सुप्रीम कोर्ट बार साथ है, जो इवन पाकिस्तान बार काउंसिल है, कुछ लोग जब उनसे बात करें वो भी काजी फायज ईसा साहब की तारीफ ही करते हैं। और जब ऐसा मामला आता है तो छोटे मोटे डिफरेंसेस साइड पर हो जाते हैं, लॉयर्स मेनली बात करते हैं। लेकिन ये भी ज़हन में रखिए जब फैजाबाद धरना आया था तो कुछ बार ऐसी थी जिन्होंने काजी फायज ईसा साहब की उस जजमेंट के खिलाफ आवाज भी उठाई थी, उसे कंडेम भी किया था। ठीक है, थैंक यू वेरी मच मुनीर। पॉलिटिकल लीनिंग नजर आ रही थी। ये बहुत सारे लोगों में इंप्रेशन है कि जो जजमेंट्स आती रही हैं उनमें खास तौर पे हुदैबिया का केस, उसमें उनकी पॉलिटिकल लीनिंग्स जो है वो ज्यादा ऑब्वियस नजर आई हैं और ये बड़ी ऑब्जेक्शनेबल चीज है जो कि नहीं तो ताल्लुक तो नहीं है। जनरल साहब ने एक बात सही की है कि बात यह है कि उस वक्त एक कहा यह जाता था कि जो हुदैबिया पेपर मिल्स है, मुनीर को भी ज्यादा मालूम होगा कि वो एक मदर ऑफ ऑल केसेस हैं अगेंस्ट द शरीफ फैमिली, और वो इतना सीरियस केस मुल्क के साथ ज्यादती है। वो जो है ना बिल्कुल सागदार जो वादा माफ गवाह बने हुए थे, और उसके बाद वो जो है वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं समझता हूं। और कहा यह जाता है, कहने वाले कहते हैं देखिए मुझे मालूम नहीं है कि नैब में ये कहा जा रहा है कि जी कुछ तरीका ढूंढा जा रहा है कि इसके अंदर कोई नया एविडेंस डाल के या कोई नया शाहिद दिखा के तो इसको दोबारा रीओपन किया जाए। और अगर वहां पे ये होते हैं अपने ऑनरेबल जज काजी फायज ईसा साहब तो फिर मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए भी एक ये कोशिश है। मुझे नहीं मालूम कि इसमें कितनी सच्चाई है, लेकिन ये बड़े एग्रेसिव थे। उस केस की हियरिंग में बड़े अग्रेसिव थे, वकील को उन्होंने बड़ी शटअप कॉल दी, जनरल साहब ज्यादती तो वैसे नैब की थी, नैब की नाअहली और जो मतलब नाकस कारकर्दगी की वजह से जो है ना ये करना चाहूंगा। देखिए जो जहां तक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स की बात है तो 10 जजमेंट्स आएंगी जिनकी कोई ना कोई कॉनोटेशन होंगी या पॉलिटिकल फॉल आउट होगा। उन 10 के ऊपर 10 ओपिनियंस आएंगे। इसी तरह बहुत सी जजमेंट्स जो साकिब निसार साहब के वक्त में दी गई या इवन उन मौजूद 5 जज साहिबान ने दी, उनके ऊपर भी कानूनी हैसियत से, प्योरली कानूनी हैसियत से बड़े सख्त सवालात उठाए गए थे। जैसे मियां नवाज शरीफ के खिलाफ जो पहला फैसला आया था जिनमें उन्हें डिस्क्वालीफाई किया गया, आज भी जो पाकिस्तान के बड़े कानूनी दिमाग हैं जिनका ताल्लुक किसी जमात से नहीं है, जो सिर्फ कानून की बात करते हैं या जो सिर्फ अदालती रेफरेंसेस की बात करते हैं, उनके लिए भी बड़ी अचंभे की बात थी कि जिस तरह से उस पूरी जजमेंट को लिखा गया और उसके अंदर जो एक तौजी तलाश की गई मियां नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई करने वाली। मैं एहतसाब अदालत के केसेस की बात नहीं कर रहा, वो तो बड़े और मामलात थे और तरीके से सामने चले, ठीक है, उसमें बारे सबूत मियां नवाज शरीफ पे था। लेकिन जो उनकी नाअहली हुई थी, मैं बहसियत कानून के तालिब इल्म के आज भी सोचता हूं कि जब वो ऑथर की गई जजमेंट मौजूद 5 जज साहिबान की तरफ से, तो जिस तरह से हमारे मुल्क में जुरिस्प्रूडेंस को लोग कहते हैं अवॉल्व की गई, मैं समझता हूं जुरिस्प्रूडेंस के साथ बड़ी ज्यादती की गई, क्योंकि उस केस के अंदर जितनी डिस्क्वालिफिकेशंस का जिक्र किया गया था 184(3) के अंदर, वो या तो जाली डिग्री के ऊपर थी या डुअल नेशनैलिटी के ऊपर थी। ये पहली बार थी कि इस तरह की डिस्क्वालिफिकेशन और इस तरीके से ढूंढी गई और वो एक अकामे की वो तारीफ उसके अंदर डाली गई। वो कानूनी हिसाब से बड़ी कमजोर जजमेंट थी। आज नहीं, सम टाइम डाउन द लाइन ये वो चीजें हैं जो कि हॉट करती हैं फिर बाद में। ठीक है, थैंक यू वेरी मच मुनीब, आपका टाइम देने का, प्रोग्राम में ज्वाइन करने का। जनरल साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और जमीर हैदर साहब आपका भी यहाँ पर बहुत बहुत शुक्रिया। बात यही है कि अभी इट्स टू अर्ली टू डिसाइड एनीथिंग। डेफिनेटली डिसाइड तो हमने वैसे भी नहीं करना, लेकिन बहरहाल सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में केस है, वहां पर अब ये सुना जाएगा मेंटेनेबल है नहीं है, उसके बाद का सिनेरियो। लेकिन बहरहाल ये सिनेरियो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। हम बात कर रहे थे, बात तो की ही जा सकती है। नादिम से कोई इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।